हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। जब मेंडल ने प्रयोग किया तो उस प्रयोग में मेंडल ने कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए, उन शब्दों के बारे में जानेंगे। ये IMP है, अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल ने जो नियम दिए, जो प्रयोग किए, उस प्रयोग में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले आता है संकर, हाइब्रिड। सबसे पहले कौन आता है? संकर, हाइब्रिड। संकर शब्द का इस्तेमाल किया। तो संकर होता क्या है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच संकरण कराया जाता है तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसे संकर या हाइब्रिड कहते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। और जो संतति उत्पन्न होती है वो संकर कहलाती है। जैसे लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच संकरण तुलनात्मक हो गया। एक लाल पुष्प है और एक सफ़ेद पुष्प है। इसमें कह रहा है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच, तो तुलनात्मक कब होगा? जब दोनों विपरीत होंगे। तो एक लाल है और एक सफ़ेद है, तो दोनों लक्षणों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो जो संतति उत्पन्न होती है उन्हें संकर या हाइब्रिड कहते हैं। जैसे लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच संकरण। ठीक है। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया एलील या एलीलोमॉर्फ। ये IMP है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होता है? एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे एक ही गुण प्रकट होता है, जैसे लाल पुष्प है तो लाल ही पुष्प होगा, सफ़ेद पुष्प है तो सफ़ेद ही पुष्प होगा। अर्थात लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प का एलील है। एलील का मतलब होता है विपरीत। एलील का मतलब होता है विपरीत। तो लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प का एलील है। बौना पौधा लंबे पौधे का एलील है। गोल बीज झुर्रीदार बीज का एलील है। समझ गए आप लोग? उसके बाद तीसरा है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। जो पिछले टॉपिक में बता चुके हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो प्रभावी हैं, और जो नहीं दिखाई देते वो अप्रभावी लक्षण हैं। ठीक है। तो फिर एक बार दोहराते हैं कि मेंडल ने जब प्रयोग किया तो उस प्रयोग करते समय कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले संकर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद एलील या एलीलोमॉर्फ शब्द का इस्तेमाल किया, तीसरा प्रभावी व अप्रभावी लक्षण का। आगे जान लेते हैं कि चौथा शब्द उन्होंने इस्तेमाल क्या किया। चौथा शब्द इस्तेमाल किया एक संकर संकरण या एक गुण संकरण, है ना। ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है। एक ही लक्षण के विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, एक गुण संकरण कहलाता है। जैसे एक ही लक्षण मतलब फूलों का रंग के दो विभिन्न रूपों, लाल और सफ़ेद, फूलों के रंग के लिए संकरण कराया जा रहा है, और उनका विभिन्न रूप हो गया लाल और सफ़ेद के लिए। लाल पुष्प वाले तथा सफ़ेद वाले पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण, ये एक गुण संकरण है। अर्थात ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, एक गुण संकरण कहलाता है। जैसे लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण। ठीक है। उसके बाद पांचवा उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया? द्विसंकर संकरण, डिहाइब्रिड क्रॉस, है ना। ऐसा संकरण जिसमें दो विभिन्न लक्षणों के विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे पीले गोल बीज वाले पौधों तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच संकरण विभिन्न लक्षणों के लिए। इसमें विभिन्न लक्षण है, इसमें एक ही लक्षण है।
एक संकर संकरण में एक लक्षण के लिए और द्विसंकर संकरण में दो विभिन्न लक्षणों के लिए कराया जाता है संकरण, तो उसको द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे पीले गोल बीजों वाले पौधों के बीच तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच संकरण। और आगे जान लेते हैं 6 नंबर पर संकरण पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। 6वें नंबर का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या था? संकरण पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस। क्या है? यदि संकरण शंकर संतानों को किसी भी जनक, यदि शंकर संतानों को किसी भी जनक मतलब माता पिता से संकरित कराया जाए तो ऐसे संकरण को प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण का डिफिनेशन जान लीजिए क्या होता है। यदि शंकर संतानों को किसी भी जनक मतलब माता पिता से संकरित कराया जाए तो ऐसे संकरण को प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, ये था 6वां शब्द। 7वां शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया समयुग्मनज होमोजाइगोट। 7वां शब्द क्या इस्तेमाल किया? समयुग्मनज होमोजाइगोट। ये क्या होता है कि जब युग्मनज किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के हों तो ऐसे युग्मनज को समयुग्मनज कहते हैं। जब युग्मनज मतलब जाइगोट किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के हों तो ऐसे युग्मनज को समयुग्मनज कहते हैं। ऐसे युग्मनज को समयुग्मनज कहते हैं। जैसे कारक मतलब जीन, लक्षणों को ले जाने वाला कौन कारक है? जीन। इसके बारे में आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए एक ही लक्षण के युग्मनज हैं। जैसे मातृ पौधा है तो उससे जो तना है वो लंबा तना है, पितृ पौधा है तो उससे जो युग्मनज निकला है वो भी लंबे तने वाला पौधा है। तो ये दोनों कारक मिलकर समयुग्मी संतति को जन्म देंगे। ये दोनों इधर से भी लंबा तना इधर से भी लंबा तना, मतलब मातृ पौधे से जो युग्मनज है वो भी लंबे तने वाला है और पितृ पौधे से जो युग्मनज है वो भी लंबे तने वाला है। तो दोनों में संकरण कराया जाएगा तो संतति लंबे तने वाले पैदा होगी। ठीक है, उसके बाद 8वां जो शब्द है विषम युग्मनज, हेटेरोजाइगोट। तो विषम युग्मनज मतलब जब युग्मनज किसी लक्षण के दोनों कारक भिन्न भिन्न प्रकार के हों, दोनों कारक भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो ऐसे युग्मनज को विषम युग्मनज कहते हैं। एक प्रकार के ना हो, दोनों ही कारक अलग अलग प्रकार के हों, मतलब एक लंबा तना है और एक बौना तना है। ठीक है, एक लंबा तना है और एक बौना तना है, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार के जो युग्मनज होते हैं, इस प्रकार के युग्मनजों में अगर संकर होगा तो वो क्या होगा? विषम युग्मनज होगा। तो आइए आगे जान लेते हैं। अगला शब्द 9वां शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया फिनोटाइप व जीनोटाइप। ये भी IMP है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेंडल ने जो 9वां शब्द इस्तेमाल किया वो क्या था? जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इसको जान लेते हैं। जीवधारी के ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो सीधा बोलेंगे आप लोग कि जीवधारी के ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबापन और बौनापन। ठीक उसके विपरीत जीवधारी की कोशिकाओं का आनुवांशिक संगठन में पाए जाने वाले कारक, ठीक मतलब फिनोटाइप के विपरीत, इसके विपरीत जीवधारी की कोशिकाओं का आनुवांशिक संगठन में पाए जाने वाले कारक जीनोटाइप कहलाते हैं।
अर्थात ये दिखाई नहीं देते, लेकिन जीवधारी के जो आनुवांशिक संगठन है उसमें ये समाहित रहते हैं। तो समझ गए आप लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिर एक बार जान लीजिए, ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबापन और बौनापन। लेकिन ठीक इसके विपरीत जीवधारी की कोशिकाओं का आनुवांशिक संगठन में पाए जाने वाले कारक जीनोटाइप कहलाते हैं, मतलब जीवधारियों के अंदर समाहित रहते हैं शरीर में, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है। अब 10वां जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, कारकों को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, किसको किससे प्रदर्शित किया गया इसको जानेंगे। अर्थात इससे पता चलता है कि मेंडल ने जो नियम दिए उसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, कितने शब्द प्रयुक्त किए, 10। ठीक है। शंकर से लेकर कारकों को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना तक लेकर, मतलब जब प्रयोग में आप लोगों से कोई पूछेगा कि प्रयोग में कितने शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने, मेंडल ने, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 10 शब्दों का इस्तेमाल किया। तो 10वां है कारकों को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना। मेंडल ने प्रत्येक कारक को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया, व्यक्त किया, है ना। इसका क्या नियम था कि लक्षण के प्रभावी रूप को बड़े अक्षरों में लिखा और अप्रभावी लक्षण को छोटे अक्षरों में व्यक्त किया। मतलब जो लक्षण के प्रभावी रूप थे उनको कैपिटल में, कैपिटल लेटर में, और जो अप्रभावी लक्षण थे उनको स्मॉल लेटर में व्यक्त किया। जैसे यहाँ देख लीजिए, गोल बीज के लिए कैपिटल आर और झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर, लंबा तना के लिए कैपिटल टी, बौना तना के लिए स्मॉल टी। ये सभी एक दूसरे के एलील हैं, ये एक दूसरे के एलील भी हैं। मतलब लंबा तना बौने तना का एलील है, ठीक है। गोल बीज झुर्रीदार बीज का एलील है, ठीक है। और गोल बीज झुर्रीदार बीज का एलील है, ठीक है, हो गया। समयुग्मी के लिए, मतलब समयुग्मी मतलब ये दोनों गोल बीज वाले हैं तो ये समयुग्मी हैं, लंबे तने वाले दोनों हैं तो ये समयुग्मी हैं। अगर दोनों बौने तने वाले झुर्रीदार बीज हैं दोनों तो ये भी समयुग्मी हैं। विषम युग्मी के लिए संकेत क्या किया कि एक गोल बीज है और एक झुर्रीदार बीज है, तो ये विषम युग्मी हो गया, ठीक है। अब मेन बात, इन सबको जनक से उसकी संतति में ले जाने वाला कारक कौन है? तो कारक जैसे अभी बताए थे पीछे, जीन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेंडल ने ही इन कारक का नाम जीन रखा? सवाल ये उठता है कि ये जो कारक है तो कारक कौन है? जीन है। तो क्या मेंडल ने ही इन कारकों का नाम जीन रखा? तो इसको जानते हैं नहीं। मेंडल ने इस कारक को सबसे पहले क्या किया? फैक्टर नाम दिया, ठीक है। उस कारक का नाम क्या कहा? फैक्टर। और अभी जाकर यही फैक्टर को जीन नाम दिया गया। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि कारक को मेंडल ने सबसे पहले क्या कहा? तो कारक को सबसे पहले मेंडल ने फैक्टर के नाम से पुकारा और अब जाकर उस फैक्टर को जीन के रूप में हम जानते हैं। तो ये थी जानकारी मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली की, जो कितने हैं? जो 10 हैं, अभी हम जान चुके हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने कितने प्रयोग किए इसकी जानकारी अगले टॉपिक में। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।